कंडीशन। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कैटालिसिस। तो यहाँ पे आपके पास अब हम कैटालिसिस की बात कर लेते हैं कि आखिर कितने ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे एंजाइम जो है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकता है, कितने ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन करवा सकते हैं और वो किन किन ग्रुप्स के दरमियान इंटरेक्शन पॉसिबल होगी। तो पहला मैकेनिज्म आपके पास है एसिड बेस कैटालिसिस। एंजाइम्स की एक्टिव साइट में अगर आप देखो, जैसे आप लोग आगे एंजाइमोलॉजी का जब कोर्स पढ़ोगे तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट में दो ग्रुप्स हैं अमाइनो एसिड्स के, वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। यानी मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिव साइट के अंदर आपको ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन या हिस्टीडीन, इन अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा नजर आती है। ऑब्वियसली इनके अलावा भी कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम ये अमाइनो एसिड जो है एक या दो इनमें से जरूर प्रेजेंट होता है किसी भी एंजाइम के कैटालिटिक साइट के ऊपर, बाइंडिंग साइट के अलावा कैटालिटिक साइट के ऊपर। अब ये जो एसिडिक और बेसिक रेजिड्यूज एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट है, इन एसिडिक और बेसिक रेजिड्यूज का फंक्शन क्या है कि ये मीडियम में से वो मीडियम आपका बेस भी हो सकता है, वो मीडियम आपके पास जो है वो एक्वेस मीडियम भी हो सकता है, उसकी प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन करवाते हैं, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन। आप अगर किसी एंजाइम की बात करते हो, सपोज इसकी एक्टिव साइट में यहाँ पे आपके पास एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल पीएच के ऊपर, पीएच 7 के ऊपर ये अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई सबस्ट्रेट इस एंजाइम को अप्रोच करता है, उसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इसको प्रोटोनेट कर सकता है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब सबस्ट्रेट में से आपके पास प्रोटॉन का रिमूवल हो गया, वो अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ गया और एंजाइम अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला गया। तो इस तरह से आपके डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कैटालिटिक मैकेनिज्म वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो ग्रुप एंजाइम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो ग्रुप सबस्ट्रेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास अब फर्दर दो सब ग्रुप्स हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि एसिड और बेस कैटालिसिस में वाटर को यूज करते हैं। वाटर उनका जो है वो आप कह लें कि एक पार्टनर है जिसमें हमेशा प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर रिएक्शन को फैसिलिटेट करना है, एसिड बेस रिएक्शन को फैसिलिटेट करना है। तो अगर किसी एसिड बेस कैटालिसिस में कोई एंजाइम स्पेसिफिकली वाटर को एज अ को सबस्ट्रेट यूज करता है, को सबस्ट्रेट में से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाटर अपने ग्रुप्स यहाँ पे डोनेट कर रहा है, वाटर का प्रोटॉन यूज हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इस कैटालिसिस को आप कहते हो कि दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस, बिकॉज यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप से प्रोटॉन आ रहा है। प्रोटॉन डेफिनेटली बाकी ग्रुप्स में भी प्रेजेंट है, आपके ग्लूटामिक एसिड में भी है, एस्पार्टिक एसिड में भी है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम को प्रोटॉन रिक्वायर्ड है अपने ग्रुप को प्रोटोनेट करने के लिए, वो प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ वाटर से आएगा। दूसरी तरफ आपके पास जो है वो कैटालिसिस का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एंजाइम या सबस्ट्रेट के कोई से भी ग्रुप्स यूज हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है जो कि अपनी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जिनमें आप बहुत कम देखते हो कि वो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन, इन स्पेसिफिक रिएक्शन ये ग्रुप्स भी अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका सल्फर जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो अगर आपकी किसी एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड की जो साइड चेन्स हैं वो रिवर्सिबली प्रोटोनेट और डीप्रोटोनेट होंगी, तो इस केस में आपका ये जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म होगा, डेफिनेटली ये एसिड बेस कैटालिसिस ही है, लेकिन अब आप इससे स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल एसिड बेस कैटालिसिस होगी। यानी कोई सा भी ग्रुप प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है और आपके पास जो है वो यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं इनकी भी वैरायटी प्रेजेंट है कि कोई सा भी ग्रुप जो है नियर बाय विसिनिटी में, सपोज अगर ये ग्रुप यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में था, यहाँ पे कोई ग्रुप प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप जिसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंटरमीडिएट या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की कंडीशन नहीं है, बल्कि कोई सा भी ग्रुप जो कि प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये दोनों ग्रुप जो है वो एसिड बेस कैटालिसिस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड आपके पास जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म है वो कोवलेंट कैटालिसिस है। कोवलेंट कैटालिसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपका एंजाइम किसी इंटरमीडिएट के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है,
और ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस लिए होती है? ताकि आपका वो जो इंटरमीडिएट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाउंड रहे और जब तक प्रोडक्ट नहीं बनती उसमें किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हो ऐसे एंजाइम की जो कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन वगैरह में से किसी बॉन्ड को ब्रेक करने का पोटेंशियल रखते हैं, यानी हाइड्रोलेसिस जो एंजाइम्स हैं, ये हाइड्रोलेसिस आपके पास इस क्लास के अंदर आ सकते हैं कि ये कोवलेंट कैटालिसिस को प्रेफर करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोलेज है, जैसे आपने लैक्टेज का जिक्र किया था कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करता है, बीटा 1,4 बॉन्ड। तो इस बॉन्ड ब्रेकेज के लिए ये एंजाइम वाटर को यूज करता है। ठीक है, अब वाटर किस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करता है? इनिशियली आपका ये वाला जो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो रिएक्शन किस तरह से होगा कि एंजाइम के पास एक हाईली न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और इसमें से किसी एक ग्रुप के साथ जो है वो इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास केमिकल रिएक्शन के बाद एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास ये एक इंटरमीडिएट, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज जो था, इसको एंजाइम ने रिलीज कर दिया, यानी यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके इसको स्टेबलाइज करके रिलीज कर दिया, लेकिन जो सेकंड आपके पास इंटरमीडिएट था, जो सेकंड मॉलिक्यूल था, उसको एंजाइम ने रिलीज नहीं किया, उसके साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो इसने इसको रिलीज किया। तो आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरमीडिएट को रिलीज करता है और दूसरे इंटरमीडिएट के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, उसके साथ जो है वो कोवलेंटली लिंक हो जाता है। और जब आपका एक इंटरमीडिएट रिलीज हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या करता है, उसके साथ उसको रिलीज करता है, एंजाइम उसको अपनी जो पॉकेट है वहां से रिलीज करवा देगा। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होने का पर्पस क्या है कि आपके पास ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर कोवलेंट कैटालिसिस नॉर्मली जो है वो एसिड बेस कैटालिसिस के साथ कपल्ड होती है, यानी आपके पास कोवलेंट कैटालिसिस के साथ साथ यूजुअली जो एंजाइम्स हैं वो एसिड बेस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपका जो एंजाइम है हो सकता है उसमें से ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा ये इंटरमीडिएट भी अनस्टेबल स्टेट में है और इसको स्टेबलाइज करने के लिए एंजाइम ने इसे अपने साथ कोवलेंटली अटैच करवा दिया। अब सपोज यहाँ पे आपके पास वाटर में से कोई ग्रुप वो OH नेगेटिव है या प्रोटॉन है, एंजाइम जो है वो इस अपने साथ कोवलेंटली बाउंड इंटरमीडिएट के ऊपर इस ग्रुप को अटैच करवाएगा जो कि OH भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इसको स्टेबल करने के बाद रिलीज करेगा। तो एंजाइम के साथ किसी ग्रुप का कोवलेंटली अटैच होना एक्चुअली उसको अपने साथ बाइंड करके रखता है ताकि वो इस तरह के अनस्टेबल फॉर्म में या रिएक्टिव फॉर्म में एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज ना हो। बिकॉज जब भी कोई इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट हाईली रिएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है तो वो सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस कर सकती है जो कि सेल का जो एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है उनके पैटर्न को क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूक्लियोफिलिक और हाई इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। नो प्रॉब्लम। सो जो थर्ड आपके पास कैटालिसिस का मैकेनिज्म है ये मेटल आयन कैटालिसिस है और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आप आगे इस चीज को डिस्कस भी करोगे कि उनके साथ मेटल आयंस जो है वो अटैच होते हैं और इन मेटल आयंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अगर आप यहाँ पे एक एंजाइम को जो है वो देखो, ये एक्चुअली रुबिस्को एंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है उसमें यूज होता है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और इसके ऊपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाता है, इंट्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एंजाइम है उस एंजाइम की एक्टिव साइट में स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टीडीन और लाइसिन प्रेजेंट है और इनमें से आपके पास जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ ये एक आयन अटैच है, दिस इज मैग्नीशियम आयन विच इज अ मेटल आयन। और इस मेटल आयन का फंक्शन क्या है कि ये मेटल आयन आपके जो दोनों सबस्ट्रेट्स हैं, एक तरफ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड सबस्ट्रेट है बिकॉज दिस रुबिस्को एंजाइम इज नोन फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि इसमें राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन करवाना है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट ए एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट बी, इन दोनों के दरमियान इसमें रिएक्शन कैटालाइज करवाना है। तो एक सबस्ट्रेट आपकी एंजाइम की जो है वो लाइसिन रेजिड्यू के साथ अटैच है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दूसरी सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को इस मैग्नीशियम ने अपने साथ बाइंड किया है और उस सबस्ट्रेट को इस ओरिएंटेशन में रखा है जिस ओरिएंटेशन में केमिकल रिएक्शन होना है। लाइक राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट इस तरह से भी तो अटैच हो सकती थी ना कि आपका ये वाला ग्रुप ऊपर होता और ये वाला ग्रुप नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता।
तो एक्चुअली इन मेटल आयंस का फंक्शन क्या होता है कि ये आपका जो सबस्ट्रेट है उसको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर पोजीशन के अंदर बाइंड करके रखते हैं, ताकि आपका जो एंजाइम है वो उस पोजीशन के अंदर उसमें जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उसके साथ केमिकल रिएक्शन उनमें क्या कर सके, कैटालाइज करवा सके। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसमें एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने के लिए किसी मेटल आयन की भी जरूरत होती है, और इस केस में आपका जो मेटल आयन है वो डायरेक्टली कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो इटसेल्फ जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। उसका सोल पर्पस क्या है कि उसने सिर्फ सबस्ट्रेट को उस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, उस ओरिएंटेशन में पकड़ के रखा हुआ है जिस ओरिएंटेशन में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। बिकॉज अगर सबस्ट्रेट उस ओरिएंटेशन में ना हुई, सबस्ट्रेट के वो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ना हुए, तो कैटालिसिस के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कैटालिसिस की टाइप जिसमें कोई मेटल आयन सबस्ट्रेट को जो है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अलाइन करके रखता है फॉर कैटालिसिस, उसको कहते हैं कि दिस इज मेटल आयन कैटालिसिस। अब हम लोग एंजाइम के कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मोस्टली एंजाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडल्स। द फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इज इंड्यूस्ड मॉडल। तो आज हम इस चीज को भी इंक्लूड करेंगे कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो रियलिटी के ज्यादा करीब है। तो पहला मॉडल है आपके पास लॉक एंड की मॉडल, और ये सिंपल से इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर जस्ट लाइक अ लॉक एंड अ की। कि आपके पास एक ऐसी की होती है जिसको आप अगर किसी लॉक के अंदर इंसर्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप उसको, क्योंकि वो दोनों कंपैटिबल है लॉक और की, इट मींस कि वो एक पर्टिकुलर जो है वो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन आपका ओपनिंग ऑफ अ डोर, उसके एनालोगस इसको कंसीडर किया जाता है। तो जस्ट लाइक द लॉक एंड की, आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट भी एक दूसरे के कंपैटिबल होते हैं, और जिस तरह से एक लॉक और की जब इंटरेक्शन करके किसी ओपन डोर को क्लोज कर सकते हैं, उसी तरह से आपका जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट है इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन भी जो है वो इफेक्टिव केमिकल रिएक्शन होगा, और आपके पास जो है वो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर इस रूल को हम माइंड में रखें कि एंजाइम की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप से कंप्लीमेंट्री है, तो एंजाइम ने एक्चुअली वर्क कैसे करना था। अगर ये मॉडल ठीक होता, तो इस चीज को मैं प्रूव करने लगी हूँ कि अगर लॉक एंड की मॉडल ठीक होता तो एक्चुअली जो एंजाइम थे, एंजाइम का कोई बेनिफिट नहीं होना था, बल्कि एंजाइम ने रिएक्शन को और कॉम्प्लिकेट कर देना था। एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की बजाय मजीद डिक्रीज कर देना था, अगर ये मॉडल ठीक होता। किस तरह से, इसको हम यहाँ पे विटनेस करते हैं, और इससे हम ये चीज कंक्लूड करेंगे कि अगर आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के कंप्लीटली कंप्लीमेंट्री होता तो आपका एंजाइम आइडियल एंजाइम नहीं होना था, बल्कि ये एक बैड बायोकैटलिस्ट होना था। इसको यहाँ से मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इस स्टेटमेंट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सपोज यू हैव अ केमिकल रिएक्शन जिसमें यू हैव अ स्टिक, मेटल की आपके पास एक स्टिक है, और आपको कोई ऐसा एंजाइम रिक्वायर है जो कि स्टिक को ब्रेक करेगा। सो अगर आपके पास स्टिक जो है वो सबस्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा इसको ब्रेक करने के लिए, दिस एंजाइम विल बी स्टिक एज एंजाइम। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम, कि आपके पास एक सबस्ट्रेट है और आप उस सबस्ट्रेट का नेम स्टिक है और आप उसको ब्रेक करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। ऑब्वियसली इसको ब्रेक करने के लिए आपकी सबस्ट्रेट इस ट्रांजिशन स्टेट में से पास होगी, एंड आफ्टर द ट्रांजिशन स्टेट आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। बिकॉज हमने ट्रांजिशन स्टेट वो इंटरमीडिएट स्टेट कही थी ना, जिसमें आपके जो बॉन्ड ब्रेकेज है या जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर इसमें यहाँ पे ब्रेक होना है तो ब्रेक होने के लिए अपनी शेप को चेंज करके इस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे जो आपके पास बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और फिर आपके पास प्रोडक्ट आएगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इस केमिकल रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की शेप ये होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। अगर इस केमिकल रिएक्शन की हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो सबस्ट्रेट है सपोज उसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। बिकॉज सबस्ट्रेट कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्ट सिंपल है, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी हाई होगी और सिंपल प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। तो ये केमिकल रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो। बट ट्रांजिशन स्टेट इज एसोसिएटेड विद द हाई एनर्जी, तो यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है। ये एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें किसी किस्म का कोई एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर। अब सपोज
इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए वी हैव एन एंजाइम जिसकी शेप सबस्ट्रेट की शेप के कंप्लीमेंट्री है, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल। जैसे लॉक एंड की मॉडल ने कहा था कि आपके एंजाइम की शेप हमेशा सबस्ट्रेट की शेप के कंप्लीमेंट्री होती है, तो इस एंजाइम को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा एंजाइम हमारे पास अवेलेबल होता तो कैटालिसिस कैसी होनी थी। अब देखें, यहाँ पे आपके पास ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, एंड बिकॉज द शेप ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज हाईली कंप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो आइडियल इंटरेक्शन होगी, और आइडियल इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेगी, या इन अदर वर्ड में यहाँ पे ये कहूंगी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो बिकॉज आपके पास ये आइडियल इंटरेक्शन है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करेगा, स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो एंजाइम के साथ जब आपके पास सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो ये जो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और अगर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा इट मीन्स कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सिंपल सबस्ट्रेट के मुकाबले में भी कम होगी। लाइक पास एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है, तो बिकॉज एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके सबस्ट्रेट को स्टेबल किया है, तो आपके पास जब ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी मजीद डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये चीज कही थी कि जितने भी स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा प्रीवियस स्ट्रक्चर के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी, लेकिन जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना एनर्जी मजीद डिक्रीज हो गई। अब आपके पास केमिकल रिएक्शन यहाँ से शुरू होना है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो अगर अब आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करो तो एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्चुअली द बैरियर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड रिएक्टेंट। यहाँ पे आपकी अनकैटालाइज्ड सबस्ट्रेट और यहाँ पे आपकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो बैरियर है वो देखना है। तो इस केस में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो इतना मजीद इंक्रीज हो गया। प्रीवियसली आपके पास इतना एनर्जी का बैरियर था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ट्रांजिशन स्टेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दरमियान एनर्जी का बैरियर मजीद इंक्रीज हो गया। इट मीन्स के एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसे स्टेबल करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर लॉक एंड की मॉडल ठीक होता तो आपके पास एंजाइम ने किस तरह से कैटालिसिस करनी थी। एंजाइम ने एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम नहीं करना था बल्कि उसे क्या कर देना था, रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मजीद इंक्रीज कर देना था। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास एक मॉडल है जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन करता है, और ये मॉडल ये कहता है कि आपके एंजाइम की जो शेप है, शेप ऑफ एंजाइम इज नॉट कंप्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, यानी इसकी शेप सबस्ट्रेट जैसी नहीं है, सबस्ट्रेट की कंप्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपके एंजाइम की जो शेप है वो ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, और इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी आपके एंजाइम के अंदर वो रिएक्टिव ग्रुप तो प्रेजेंट है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट की शेप की जैसी नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस मॉडल को कंसीडर करो तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बिकॉज देयर वी हैव सम ग्रुप्स जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो बाइंडिंग साइड के अंदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो सबस्ट्रेट को बाइंड तो करके रखेंगे लेकिन सबस्ट्रेट को स्टेबल नहीं करेंगे। जैसे ये सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज द शेप ऑफ एंजाइम इज हाईली कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो जैसे ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, अब एंजाइम की शेप चूंकि ट्रांजिशन स्टेट जैसी है इसलिए एंजाइम और ट्रांजिशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, बिकॉज जिस चीज के मुताबिक एंजाइम की शेप है, जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा आइडियल इंटरेक्शन है, एंजाइम उसी चीज को स्टेबलाइज कर रहा है ना। प्रीवियस केस में उसने सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज किया था बिकॉज एंजाइम की पॉकेट बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी थी, लेकिन इस केस में आपकी जो एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वो सबस्ट्रेट को बाइंड तो कर सकती है लेकिन वो सबस्ट्रेट की कंप्लीमेंट्री नहीं है। इट मीन्स कि वो सबस्ट्रेट को स्टेबल नहीं करेगी, बट वंस दिस सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज आपके एंजाइम की जो साइट है, एक्टिव साइट, वो ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगा। अब इससे होगा क्या कि आपका सपोज ये पहले सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट जैसे एंजाइम के साथ बाइंड किया, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में आपकी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के दरमियान ये ट्रांजिशन स्टेट थी। ठीक है,
लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट को एंजाइम ने बाइंड किया, एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो गई। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो अब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर देखो तो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में ये ब्लैक एरो शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थी, यहाँ सबस्ट्रेट थी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ये होगा। लेकिन जब एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड किया तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होने के बाद इस पोजीशन पे आ गई है, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये आपके पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल कंसीडर होगा। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंजाइम के कैटालिसिस को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि यस, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री नहीं है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंप्लीमेंट्री टू द ट्रांजिशन स्टेट। इस वजह से जब एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट के साथ बाइंड करता है वो बाइंडिंग बहुत आइडियल बाइंडिंग होती है, बहुत जो है वो एफिशिएंट बाइंडिंग होती है। और इस बाइंडिंग की वजह से आपका एंजाइम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। तो इस स्टेबलाइजेशन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा और आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो। तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है इसके अकॉर्डिंग जब आपका एंजाइम कोई सबस्ट्रेट को अप्रोच करता है, लाइक ये तो लॉक एंड की मॉडल है, यहाँ पे आप अगर इस मॉडल को देखो तो उसकी शेप उससे कुछ हद तक जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन बाइंडिंग के बाद आपका जो एंजाइम है वो अपनी शेप को चेंज करता है, उस कंफर्मेशन को अडॉप्ट करता है जिस कंफर्मेशन में वो सबस्ट्रेट को ज्यादा आइडियली बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी शेप जो है वो कुछ हद तक नैरो थी, लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे ही सबस्ट्रेट ने अप्रोच किया, आपके एंजाइम ने अपनी शेप को एडजस्ट करके पूरी तरह से अपनी पॉकेट को ओपन कर लिया और सबस्ट्रेट को इस शेप के अंदर क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। और उसके बाद आपका जो कैटालिसिस होगी, कैटालिसिस के बाद आपके पास जो है वो फाइनली क्या चीज बनेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो दीज आर द टू मॉडल्स जो कि एंजाइम के जो है वो कैटालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लेकिन ऑब्वियसली इन दोनों में से इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट मॉडल है, बिकॉज ये एंजाइम के कैटालिसिस को जो है वो साथ साथ को रिलेट कर रहा है